नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों ने मलेरिया, डेंगू आदि जो अभी कॉमन डिसीजेज चल रही है उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो आज मैं आपको मलेरिया ये जो डिसीज़ है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये डिसीज़ अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो मलेरिया डिसीज़ है ये हमारे देश में बहुत ही कॉमन डिसीज़ है और ये जो डिसीज़ है ये डिसीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है और ये जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया करते हैं उसके 5 प्रकार है। पहला जो है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, दूसरा जो है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तीसरा जो है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा जो है वो है प्लाज्मोडियम मलेरी और पांचवा जो है वो है प्लाज्मोडियम नोलेसी। और हमारे देश में जो है ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है उसके कारण अराउंड 2/3 जो केसेस है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की रहती है और अराउंड 1/3 जो केसेस है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की रहती है और बहुत ही कम मात्रा में ओवेल और मलेरी इसके केसेस हमें दिखती है। और ये जो है प्लाज्मोडियम नोलेसी ये हमारे देश में नहीं दिखता है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगलों में ये प्लाज्मोडियम हमें दिखता है। तो दोस्तों, अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे शरीर में कैसे आता है? तो ये आता है मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो कौन सी ये डिसीज़ का वेक्टर है? वो है फीमेल, उसे कहते हैं फीमेल एनोफिलीज। ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है इसके कारण ये डिसीज़ हमें होती है। अब ये जो मलेरिया डिसीज़ है इसमें ये जो प्लाज्मोडियम है उसकी साइकिल समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही फिर हमें ये जो डिसीज़ है इसके सिम्टम्स भी समझ में आएंगे और इसकी ट्रीटमेंट भी समझ में आएगी। तो अब ये जो पूरी साइकिल है इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आज नहीं जाने वाले हैं। तो इसके जनरली 2 पार्ट रहते हैं। एक वो पार्ट साइकिल का जो हमारे बॉडी में मतलब ह्यूमंस में होता है और दूसरा वो पार्ट साइकिल का जो मॉस्किटो में होता है। अब जब मॉस्किटो या मच्छर हमें काटता है तो उसके सलाइवा में से ये जो स्पोरोजाइट्स है ये हमारे बॉडी में आते हैं। फिर वहाँ से ये जो स्पोरोजाइट्स है ये हिपेटोसाइट मतलब लीवर में जाते हैं। वहाँ फिर ये ग्रो करके सीजॉन्स बनाते हैं, वहाँ से ये रप्चर होके फिर ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, रेड ब्लड कार्पसल को। फिर रेड ब्लड कार्पसल में इनका आगे का पूरा डेवलपमेंट चलता है। अल्टीमेटली ये जो रेड ब्लड कार्पसल है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर से ये दूसरे रेड ब्लड कार्पसल्स को इन्फेक्ट करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। फिर उसमें से कुछ जो रेड ब्लड सेल्स है वो गमीटोसाइट्स तैयार करते हैं, फीमेल और मेल गमीटोसाइट्स। ये जो गमीटोसाइट्स है फिर मच्छर, फिर ये जो डिसीज पेशेंट है उसको जब ये मच्छर काटता है तो उसके अंदर ये जो गमीटोसाइट्स है वो चले जाते हैं और उसके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में उनका आगे का डेवलपमेंट होता है। फिर अल्टीमेटली ये जो इनके जो oocyst है ये सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं और बाद में जब ये मच्छर काटता है तो फिर वहाँ से जो स्पोरोजाइट्स है फिर ये दूसरे पेशेंट में चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो होती है ये पूरे प्लाज्मोडियम की एक साइकिल होती है। अब उसमें इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स है वो ऐसे है कि ये जो पूरी जो साइकिल है उसमें की जो मॉस्किटो की जो स्टेज है वो कंप्लीट होने को कितने दिन लगते हैं? 8 से 21 दिन। मतलब जो मॉस्किटो है उसे डिसीज़ फैलाने के लिए वो कम से कम 7 दिन तो भी जिंदा रहना चाहिए। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हमने मच्छर को तुरंत मार दिया तो वो फिर आगे डिसीज़ नहीं फैला सकेगा। दूसरा, ये जो स्पोरोगोनी है मतलब मॉस्किटो स्टेज को स्पोरोगोनी भी कहते हैं।
ये जो स्टेज है ये ठंडे एनवायरनमेंट में, अगर बाहर का एनवायरनमेंट अगर ठंडा है या फिर हाई अल्टीट्यूड्स मतलब पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में ठंडी रहती है, तो इसलिए ये जो मॉस्किटो स्टेज है वो इतनी इजीली वहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए हम जब देखते हैं कि जैसे जैसे ठंड पड़ना शुरू हो जाती है तो मलेरिया के पेशेंट्स भी कम हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो मलेरिया है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है वो है पीरियोडिक फीवर, मतलब रुक रुक के इसमें फीवर आता है। और ये जो फेब्राइल पैरोक्सिम्स है, मतलब ये जो बीच में जो फीवर आता है वो किसके कारण रहता है? रप्चर ऑफ आरबीसी। हमने प्लाज्मोडियम के साइकिल में देखा था कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो फूट जाती है, तो वो जब फूट जाती है तब पेशेंट को फीवर आता है। अब अलग अलग प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है उसमें अलग अलग टाइप का फीवर आता है। तो टर्शियन फीवर, टर्शियन मतलब क्या? हर तीसरे दिन फीवर आता है। ये किस में दिखता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में। फिर कॉर्टन फीवर मतलब हर चौथे दिन, इसमें हर चौथे दिन फीवर आता है। ये किस में दिखता है? प्लाज्मोडियम मलेरी में। और फिर कॉटेडियन फीवर मतलब हर दिन रोज फीवर आता है, तो इसे हम देखते हैं प्लाज्मोडियम नोलेसी में। तो इस प्रकार ये जो फीवर है ये मलेरिया में पीरियोडिक फीवर रहता है। फिर ये जो फीवर है इसके टिपिकल स्टेजेस रहते हैं। पहली जो रहती है वो रहती है कोल्ड स्टेज, ये चलती है 20 से 60 मिनट तक। इसमें क्या होता है? इंटेंस चिल्स विथ राइगर, पेशेंट को बहुत ठंडी लगती है, ऐसा ठंडी से पेशेंट उठने लगता है, ये रहता है कोल्ड स्टेज। फिर रहती है हॉट स्टेज, ये चलती है 2 से 6 घंटे तक। इसमें टेम्परेचर जो है ये पेशेंट का 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और आखिरी जो है उसे कहते हैं वेट स्टेज या फिर डायफोरेसिस, ये रहती है 20 से 30 मिनट में। और इसमें क्या होता है कि प्रोफ्यूज स्वेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा पसीना पेशेंट को आता है। इसके साथ साथ कुछ अदर सिम्टम्स भी रहते हैं, जैसे हेडेक, सिर दुखता है, बदन में दर्द होता है, कफ रह सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है या पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है। फिर पेशेंट में साइंस क्या क्या हमें दिख सकते हैं? पैलर रह सकता है। दोस्तों ये पैलर पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या यहाँ पे भी क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। फिर पेशेंट को जॉन्डिस भी रह सकता है, हिपेटोमेगाली भी रह सकती है या फिर स्प्लिनोमेगाली भी रह सकती है। लेकिन दोस्तों अब ये जो मलेरिया है ये ऐसी डिसीज़ है जिसके अटिपिकल प्रेजेंटेशन भी रह सकते हैं। मतलब जो मैंने यहाँ पे सिम्टम्स बताए हैं उसके अलावा कुछ दूसरे सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। और ये जो पीरियोडिक फीवर मैंने बताया ये बहुत ही कम केसेस में दिखता है। इसलिए जो भी एंडेमिक एरियाज़ है, मतलब जहाँ पे मलेरिया की जो साथ जो है वो चल रही है, वहाँ पे कोई भी पेशेंट अगर फीवर का हमारे पास आया तो हमारे ध्यान में मलेरिया ये डायग्नोसिस में रहना ही चाहिए। फिर अब क्लिनिकल फीचर्स में सीवियर मलेरिया, कब हम कहेंगे कि पेशेंट को सीवियर मलेरिया है? तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं इसमें कि कुछ भी अगर चीज़ पेशेंट में रही तो पेशेंट को सीवियर मलेरिया बोलते हैं। पहला रहता है सेरेब्रल मलेरिया। अगर पेशेंट का कॉन्शियसनेस कम हो रहा है या फिर वो कोमा में गया है तो उसे कहते हैं सेरेब्रल मलेरिया। पेशेंट को कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं। एक दिन में 2 से ज़्यादा अगर पेशेंट को झटके आ गए तो वो सीवियर मलेरिया में आ जाता है। फिर सीवियर एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन 5 से कम है तो सीवियर मलेरिया हो सकता है। रीनल फेलियर, अगर क्रिएटिनिन 3 से ज़्यादा है या ओलिगोरिया है, पेशेंट को पेशाब कम हो रही है तो ये भी सीवियर मलेरिया है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो एसिडोटिक है, उसे पल्मोनरी एडिमा हो गया है, या ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो फिर ये सीवियर मलेरिया है। हाइपोग्लाइसीमिया अगर है, ब्लड ग्लूकोज 40 के नीचे चली गई है तो ये सीवियर मलेरिया है। सर्कुलेटरी कोलैप्स, पेशेंट शॉक में है, उसका BP 90 से कम है या उसकी पल्स जो है वो 3D है तो भी ये सीवियर मलेरिया के क्राइटेरिया में आता है। इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, ये हमने पहले ही देख लिया। फिर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, DIC, पेशेंट DIC में भी जा सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है अलग अलग साइट से। एसिडोसिस, ABG आप करेंगे, उसमें अगर pH 7.25 से कम है तो ये भी सीवियर मलेरिया है।
ब्लैक वाटर फीवर पेशेंट को कोला कलर्ड मतलब कोला जैसे कलर की यूरिन होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि यूरिन में हीमोग्लोबिन आ जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया। आरबीसीज फूटने के कारण जो बाद में जो हीमोग्लोबिन ब्लड में रहता है ये वो यूरिन के थ्रू किडनी के थ्रू यूरिन में आता है और हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। फिर जॉन्डिस, उसमें बिलिरुबिन 3 से ज़्यादा रह सकता है। या फिर हाइपर पैरासाइटेमिया, अगर जब हम माइक्रोस्कोपी में या पेरिफेरल स्मीयर में माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं तो अगर 5% से ज़्यादा अगर आरबीसीज जो है वो पैरासाइट से इन्फेक्ट हो गई है तो भी इसे हम सीवियर मलेरिया कहते हैं। अब कुछ क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं मलेरिया के। पहला जो है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल स्प्लिनोमेगली या इसे हाइपर एक्टिव मलेरियल स्प्लिनोमेगली भी कहते हैं। तो अगर बार बार अगर इन्फेक्शन मलेरिया का हो रहा है तो एक एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस तैयार हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो स्प्लीन है वो मैसिव हो जाती है, बहुत बड़ी स्प्लीन हो जाती है और साथ साथ हिपैटोमेगली मतलब लीवर भी बड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं ट्रॉपिकल स्प्लिनोमेगली। फिर कॉर्टन मलेरियल नेफ्रोपैथी भी रहती है। क्रोनिक और रिपीटेड इन्फेक्शन किसके कारण? प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें हमने देखा था कि कॉर्टन फीवर रहता है। प्लाज्मोडियम मलेरी के अगर रिपीटेड इन्फेक्शन हो गए तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, उसे कहते हैं कॉर्टन मलेरियल नेफ्रोपैथी। फिर मलेरियल रिलैप्सेस भी हो सकते हैं। ये वो किस में दिखते हैं? खासकर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें क्या रहता है कि लीवर में जो सीजॉन्स तैयार हो जाते हैं, कुछ जो सीजॉन्स है वो ब्लड में आ जाते हैं लेकिन कुछ लीवर में ही डॉर्मेंट रह जाते हैं और बाद में फिर वो इन्फेक्शन वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। तो पहले मलेरिया का इन्फेक्शन होने के बाद आगे के 2 साल तक भी ये रिलैप्सेस हो सकते हैं। वो खासकर किसमें दिखते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में। अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ आ रहे हैं, वो है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में सबसे अच्छा जो है वो है पेरिफेरल स्मीयर। हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड बना के वो आरबीसीज देखते हैं, उसे कहते हैं पेरिफेरल स्मीयर। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोली जाती है डायग्नोसिस के लिए मलेरिया के। इसमें फ़ायदा क्या है कि कौन सी स्पीसीज़ का है, कौन से टाइप का प्लाज्मोडियम है वो भी हमें दिखता है और वो कौन से स्टेज में है। आरबीसीज के जो अलग अलग स्टेजेस है प्लाज्मोडियम के आरबीसीज में डेवलपमेंट के, वो स्टेजेस का भी आइडेंटिफिकेशन इसमें हो सकता है। इसमें पैरासाइटेमिया भी हमें पता चलता है। हमने देखा था कि अगर 5% से ज़्यादा अगर आरबीसीज इन्फेक्ट है तो वो सीवियर मलेरिया कहलाता है। तो इसमें हमें वो भी समझ में आता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए एक्सपर्ट माइक्रोस्कोपिस्ट चाहिए, क्योंकि उसके सिवा हम ये अच्छे से डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ दिए हैं पेरिफेरल स्मीयर के। तो अगर आपको दिखता होगा तो ये है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का ट्रोपोसाइट। फिर यहाँ पे थोड़ा ये जो बड़ा दिख रहा है ये है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का सीजॉन्ट। अब ये जो ट्रोपोसाइट है ये सीजॉन्ट है। ये हम अगर प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है हम जब अच्छे से डिटेल में देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा, लेकिन आज का जो वीडियो है ये पूरा मलेरिया पे है, इसलिए मैंने वो शॉर्ट में आपको बताया था। ये अगर आप यहाँ पे ऐसा देखेंगे तो ये है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का गमीटोसाइट और ये है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का ट्रोपोसाइट। तो इस प्रकार पेरिफेरल स्मीयर में हमें एकदम क्लियरली ये जो पैरासाइट है वो दिख जाता है। फिर जो टेस्ट है वो है क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि एक छोटी सी ट्यूब रहती है, उसमें कैपिलरी ट्यूब रहती है, उसमें जो ब्लड है वो खींच लिया जाता है और उसमें फिर ये जो ब्लड जब सेटल हो जाता है तो उसके डेंसिटी के हिसाब से जो फिर पैरासाइट है वो एक जगह पे ऐसे जमा हो जाते हैं। और ये जो ट्यूब है उसके अंदर एक स्टेनिंग के लिए एक डाई यूज़ किया जाता है एक्रिडिन ऑरेंज। और फिर ये जो पूरी ट्यूब है ये अल्ट्रावायलेट लाइट के सोर्स के सामने उसे ऐसा देखा जाता है। और जो भी पैरासाइट है उसके जो डीएनएज रहते हैं वो ये स्टेन एब्सॉर्ब कर लेते हैं और जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने वो ट्यूब देखेंगे तो फिर ये जो ब्राइट स्पेक्स मतलब ये जो पैरासाइट्स है वो चमकने लगते हैं। तो इस तरह से हम उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है ये कॉमनली आजकल इतनी यूज़ नहीं होती है। तो ये जो टेस्ट है ये क्या है, ये इजी है करने के लिए, बहुत इजी है, क्विक है।
ये निगेटिव टेस्ट हम 1 मिनट में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हमने अगर वो ट्यूब अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने देखा और हमने देखा कि कुछ भी उसमें चमक नहीं रही है, पैरासाइट मतलब निगेटिव है। पॉजिटिव रिजल्ट भी हम जल्दी से दे सकते हैं। जो स्पीयर निगेटिव है, मतलब पेरिफेरल स्मीयर में हमें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि क्वांटिटी आरबी जो पैरासाइट है उनकी बहुत कम है, और पेरिफेरल स्मीयर में हमें कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन उनमें भी हम ये टेस्ट करके वो जो पैरासाइट है उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत कॉस्टली है, और इसमें हम कौन से स्पीसीज़ का पैरासाइट है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फिर आता है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, जिसे रैपिड मलेरिया टेस्ट भी कहते हैं। ये जो टेस्ट है ये रैपिड है, मतलब जल्दी हो जाती है, इजी वे टू डायग्नोस है। खासकर ऐसे दूर जगहों पे जहाँ बहुत लेबोरेटरी की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे ये टेस्ट बहुत काम की है। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये दोनों में भी डिफ्रेंशिएट ये टेस्ट से हम कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि पैरासाइट का लोड कितना है ये हमको नहीं समझ सकता है, और कौन से स्टेज में पैरासाइट है वो भी हम इसमें से डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम इसमें सिर्फ उसका जो एंटीजन है वो ही डिटेक्ट करते हैं। फिर ये हम फॉलोअप के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और कुछ जो टेस्ट है, खासकर जो फैल्सीपेरम के लिए जो टेस्ट किए जाता है, फैल्सीपेरम के लिए जो टेस्ट की जाती है वो 4 हफ्ते तक भी पॉजिटिव आ सकती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छी है, इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिसिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए बहुत स्किल्ड आदमी चाहिए, और इसकी कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जो बेस्ट टेस्ट है वो है इसमें से पेरिफेरल स्मीयर, और दूसरा है रैपिड मलेरिया टेस्ट। फिर कुछ जो हम नॉर्मल टेस्ट करते हैं उसमें से भी हमें कुछ क्लूज़ मिल सकते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हमें मिल सकता है। फिर जो कुछ प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, वाइवैक्स, नोलेसी, इनके 70 to 80% केसेस में हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब जो प्लेटलेट काउंट है वो कम मिल सकता है। फिर लीवर फंक्शन टेस्ट में भी हमें इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया मिलता है, क्योंकि इसमें हीमोलिसिस होता है, इसलिए जो बिलिरुबिन है वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इसमें बढ़ा हुआ मिल सकता है, और जो लीवर एंजाइम्स है वो जनरली नॉर्मल रहते हैं। फिर अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो पेशेंट में यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ हमें मिल सकता है, या फिर कभी कभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी पेशेंट में हमें मिल सकता है। फिर कभी कभी कोएगुलेशन प्रोफाइल भी डिरेंज हो सकता है। अगर पेशेंट डीएससी में जा रहा है तो उसके पीटीटी, एपीटीटी के रिपोर्ट भी डिरेंज हो सकते हैं। तो ये हम नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट करते हैं इसमें ये फाइंडिंग्स हमें पेशेंट में मिल सकती है। फिर इम्पॉर्टेंट जो हमें टेस्ट हर एक पेशेंट में जो करनी है वो है G6 मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी। ये एक एंजाइम है, इसकी टेस्ट करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसकी ट्रीटमेंट है मलेरिया की, इसमें हम प्राइमैक्विन देते हैं, और प्राइमैक्विन जो है अगर G6PD अगर डेफिशिएंसी है पेशेंट में, और अगर हमने उसे प्राइमैक्विन दे दिया तो पेशेंट को हीमोलिसिस हो सकता है। तो यह एक्टिविटी अगर 30 से कम है तो ये फिर एबनॉर्मल हो जाता है, और ये हमें इसलिए करना है टेस्ट क्योंकि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट में प्राइमैक्विन ये ड्रग देते हैं। फिर अब ये जो चार्ट है ये ट्रीटमेंट का चार्ट है। अब यहाँ पे पूरी जो मलेरिया की ट्रीटमेंट है मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ये फिर बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में मलेरिया की ट्रीटमेंट आपको बताऊँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मुझे अगर बहुत सारे कमेंट उसमें आए तो मैं ज़रूर उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो जब हम मलेरिया डिटेक्ट कर लेते हैं, हमने मलेरिया डिटेक्ट कर लिया, तो आइदर अब इंडिया में ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम रहेगा या तो फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स रहेगा, क्योंकि ज़्यादा केसेस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की रहती है, तो वो हम पहले देखते हैं। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सीवियर स्टेज में नहीं पहुंचा है, तो हम क्या करेंगे, ओरल एसीटी देंगे 3 डेज। अब एसीटी क्या है, ये आर्टेमाइसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी है। मतलब आर्टेमाइसिनिन ये जो ड्रग है इसका बेस एक ड्रग में ये एक ड्रग हो गया प्लस उसके साथ एक दूसरा ड्रग,
ऐसी कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं हम 3 दिन तक, और एक सिंगल डोज देते हैं प्राइमेक्विन का। फिर अगर सीवियर फाल्सीपैरम मलेरिया है तो यहाँ पे ये जो आर्टिसुनेट है वो हम इंजेक्शन देते हैं एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स, ज़्यादा भी दे सकते हैं। उसके बाद हम फिर ACT, ये जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है, ये 3 दिन के लिए देते हैं, और बाद में फिर से सिंगल डोज देते हैं प्राइमेक्विन का। अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे हम क्लोरोक्विन दे सकते हैं। हमने फाल्सीपैरम में क्लोरोक्विन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें अभी पूरा रेजिस्टेंस आ गया है, लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में हम क्लोरोक्विन दे सकते हैं क्योंकि अभी इसमें इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। और फिर बाद में हमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में प्राइमेक्विन जो है वो 14 डेज तक देना है। हमने फाल्सीपैरम में सिर्फ सिंगल डोज दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें 14 डेज देना है, क्योंकि अगर आपको जैसे मैंने पहले बताया कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और जो ओवेल है इनमें रिलैप्सेस बहुत कॉमन है, इसलिए प्राइमेक्विन हम इसमें देते हैं। फिर अगर सीवियर वाइवैक्स है तो इसमें हम क्लोरोक्विन नहीं देंगे, फिर आर्टिसुनेट देंगे फॉर 24 आवर्स, एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स। फिर हम ACT कॉम्बिनेशन थेरेपी, ACT थेरेपी देंगे 3 दिन के लिए, और फिर प्राइमेक्विन देंगे 14 डेज के लिए। तो इस प्रकार ये जो ट्रीटमेंट है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की, वो इस प्रकार होती है। इसके अलावा जब पेशेंट सीवियर मलेरिया में जाता है तो एडजॉइंट ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है, जैसे पेशेंट का फ्लूइड मैनेजमेंट करना पड़ता है, फिर उसे हाइपोग्लाइसीमिया ना हो ये देखना पड़ता है, उसके प्लेटलेट कम हो गए, HB कम हो गया तो उसे ब्लड कंपोनेंट थेरेपी भी देनी पड़ सकती है, उसे डायलिसिस भी करना पड़ सकता है अगर पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा है। अगर पेशेंट ARDS में गया तो उसे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट भी देने का काम पड़ता है। अगर पेशेंट को कन्वल्जन्स आ गए तो उसे एंटी कन्वल्जेंट ड्रग भी देने का काम पड़ता है, और पेशेंट को साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है वो भी देने का काम पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो डिसीज़ है इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक ऐसा लक्ष्य बल रखा है कि जो मलेरिया है ये 2030 तक हमें भारत से एलिमिनेट करना है। उसके लिए क्या है, उसके लिए A, B, C और D ऐसी गाइडलाइंस है। A क्या है, A मतलब अवेयरनेस। तो जनरल पब्लिक में ये जो डिसीज़ है इसका हमें अवेयरनेस फैलाना है कि ये जो डिसीज़ है ये कैसी फैलती है, ये हमें पेशेंट को या जो जनरल लोग हैं उन्हें एजुकेट करना है। फिर बाइट B से होता है बाइट प्रिवेंशन, मतलब हमें ये देखना है कि जो मच्छर है वो हमें न काटे, इसलिए हम मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स है उनका यूज़ करना चाहिए। जो हमारे आजू बाजू में कहीं भी कुछ गमले या कुछ पानी जमा है उसमें जो मच्छर है उनकी पैदाइश हो सकती है, तो हमने देखना चाहिए कि वो वैसे पानी जमा ना हो। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो करके हम बाइट प्रिवेंशन कर सकते हैं। फिर है कीमोप्रोफिलैक्सिस। कीमोप्रोफिलैक्सिस मतलब यहाँ पे हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसे अगर एंडेमिक एरियाज़ है वहाँ पे हमें अगर जाना पड़ रहा है या कोई पेशेंट आपको कोई पहचान के उनको जाना पड़ रहा है तो उन्हें हम ड्रग्स देके हम उनका मलेरिया से बचाव कर सकते हैं। और आखिरी में जो है वो है डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो कोई भी पेशेंट जो फीवर का है तो उसका जल्दी से मलेरिया का उसमें डायग्नोसिस होना चाहिए और जल्दी से उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और ख़ासकर जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के पेशेंट है उनमें रिलैप्सेस ना हो इसलिए उनमें प्राइमेक्विन देना चाहिए। इस प्रकार ये A, B, C और D ये जो 4 चीज़ें हैं इनका यूज़ करके हम ये जो मलेरिया है इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की वीडियो में जो मलेरिया डिसीज़ है उसके बारे में आपको जानकारी मैंने दी है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।